दोस्तों नमस्कार। गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग एलसीएम और एचसीएम का फोर्थ पार्ट करने वाले हैं और उस फोर्थ पार्ट को करने के साथ ही इस क्लास में हम लोग एलसीएम को कंप्लीट करेंगे। तो आज की हमारी ये फोर्थ क्लास है। उस फोर्थ क्लास के क्वेश्चन करने से पहले मैंने जो आपको होमवर्क के क्वेश्चन दिए थे, पहले हम उसको डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या आंसर आए थे, वो मैं आपको बताता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो हमारे पास जो हमने कल क्वेश्चन दिए थे 3 आपको होमवर्क के, वो ये क्वेश्चन थे। आपसे पहले क्वेश्चन में पूछा गया था कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 4, 5, 6, 7 से भाग देने पर क्रमशः 2, 3, 4, 5 शेष बचे, तो वो संख्याएं कौन सी होगी। तो आपको इसमें क्या करना था, इन सारे नंबरों का 4, 5, 6, 7 का एलसीएम निकालना था और एलसीएम निकाल के कॉमन शेषफल आ रहा था इन सबका 2, 2 को घटाना था। जब आप तो सॉल्व करते तो एलसीएम आता है इन सबका 420 और 2 घटाते तो आ जाता 400। तो बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन सही था और ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर था। फिर हम लोगों ने सेकंड क्वेश्चन में लिखा था कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 5, 12, 15, 18 से भाग देने पर हर दशा में 2 शेष बचे। अब की बार ये जनरल शेषफल का क्वेश्चन था, कॉमन शेषफल का क्वेश्चन नहीं था। तो आपको इनका एलसीएम लेना था 5, 12, 15 और 18 का। 5, 12, 15 का 18 का जब आप एलसीएम लेंगे तो वो आएगा मेरे दोस्त 180 और उसमें हम कॉमन शेषफल नहीं है, ये जनरल शेषफल है, उसको जोड़ देते हैं। तो 180 में आप जैसे 2 जोड़ोगे 182 हो जाएगा और आंसर आपका इसका 182 था, ऑप्शन नंबर ए। इसी प्रकार से जब आप थर्ड क्वेश्चन में आएंगे, थर्ड क्वेश्चन में था वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे 4, 5, 6, 7, 8, 9 से भाग देने पर शेषफल 3 बचे, शेषफल 3 बचे और साथ ही वो संख्या 13 से भाग देने पर पूर्णतया विभाजित हो जाए। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी बहुत सारे स्टूडेंट ने सही किया था और बहुत सारे लोगों का, आप लोगों का ये तीनों ही क्वेश्चन के आंसर सही थे और उसका जवाब था ऑप्शन नंबर सी, माने 1443 इसका सही आंसर था। और आप में से बहुत सारे लोगों का बिल्कुल एकदम करेक्ट तीनों क्वेश्चन बने हैं और वो सभी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। तो चलिए अब ये होमवर्क डिस्कस करने के बाद आगे चलते हैं अगले टाइप की तरफ। और आगे हम लोग आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं टाइप नंबर 4। कल की क्लास में हम लोगों ने एलसीएम के 3 टाइप पढ़ लिए थे। आज हम लोग एलसीएम के ही आगे बढ़ते हुए और टाइप नंबर 4 के क्वेश्चन करते हैं। टाइप नंबर 4 के क्वेश्चंस में कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो घंटियों वाले क्वेश्चन होते हैं, उनको कैसे सॉल्व किया जाता है उनको जानते हैं। तो पहले कॉन्सेप्ट्स के ऊपर फोकस करते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है? तो कॉन्सेप्ट ये है मेरे दोस्त कि जब कभी भी आप किसी का कंपेयर करते हैं ना, किसी को कंपेयर करते हैं, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक घंटी है ए, एक घंटी है मेरे पास बी। ठीक है, इस बी को मैं इधर लिख लेता हूँ। एक घंटी है मेरे पास बी। घंटी ए जो है ना, वो मान लेता हूं मैं कि 4 सेकंड के बाद अपने आप को रिपीट करती है। हर 4 सेकंड के बाद घंटी बजती है। और जो घंटी बी है वो अपने आप को कितने सेकंड के बाद बजती हुई पाती है, मान लेते हैं कि 6 सेकंड के बाद बजती है। घंटी ए 4 सेकंड के बाद बजती है और घंटी बी 6 सेकंड के बाद बजती है। तो अब मेरा सवाल यह है कि आप मुझे ये बताइए कि दोनों घंटियां एक साथ कब बजेगी, ऐसा क्वेश्चन वाला आपसे जानना चाहता है। या ऐसा पूछेगा कि वो कितनी बार बजेगी, टाइम पीरियड दिया जाएगा 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटे में कितनी बार एक साथ बजी। तो जब कभी भी मेरे दोस्त इस तरह से कंपैरिजन करने की बारी होती है ना, कंपैरिजन करना होता है, तब आपको क्या करना पड़ता है, एक बार दोनों को एक साथ स्टार्ट करना पड़ता है। मतलब जब कभी भी कोई रेस होती है, कोई कंपटीशन होता है, तो आपको सबको इक्वल चांस एक बार देना पड़ता है, एक ही जगह से स्टार्ट करना पड़ता है। फिर उसके बाद जो जीत जाए वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम क्या करने वाले हैं, हम दोनों घड़ी को यहाँ से, ए और बी को, दोनों को यहाँ से, दोनों जो घंटियां हैं हमारे पास ए और बी, दोनों को यहाँ से स्टार्ट किया, दोनों के एक साथ बजाया और बजा के छोड़ दिया। तो ये पहली घंटी 4 सेकंड के बाद बजेगी, फिर अगली बार ये 8 सेकंड के बाद बजेगी, फिर अगली बार 12 सेकंड के बाद, इसके बाद
हर 4-4 सेकंड के बाद बजती जाएगी वो, 16 सेकंड है ना, उसके बाद 20 सेकंड, उसके बाद 24 सेकंड बजती जाएगी। इसी प्रकार से जो घंटी बी है वो 6 सेकंड बाद बजी, उसके बाद अपने आप को 12 सेकंड बाद, उसके बाद 18 सेकंड बाद, उसके बाद 24 सेकंड, उसके बाद 24 के बाद 30 सेकंड, ऐसी बजती जाएगी वो। दोनों घड़ियां कब एक साथ बजी? तो आप कहेंगे सर 12 सेकंड ये आया ना, इस समय दोनों घड़ियां एक साथ बजी होगी, क्योंकि 12वें सेकंड में फिर से दोनों एक साथ बजी है। 12वें सेकंड में दोनों के दोनों फिर एक साथ मिली है, तो 12वें सेकंड में मिली है, इसका मतलब ये जो आपका एक साथ 12 आया वो एक्चुअल में आया कैसे होगा? तो आप इसको देखेंगे, आप कहेंगे सर 4 और 6 का जब हमने एलसीएम लिया ना, एलसीएम लिया तो वो आया 12 सेकंड। 4 सेकंड और 6 सेकंड का एलसीएम लिया तो 12 सेकंड आया। इसका मतलब इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन आते हैं ना, उन सारे क्वेश्चंस में आपको टाइम का एलसीएम लेना होता है। मेरे दोस्त, जब भी इस तरह का सवाल आपको मिले, इस तरह से घंटियों वाला या कंपटीशन वाला सवाल मिले ना आपको, आपको हर बार टाइम का एलसीएम लेना है, टाइम का एलसीएम लेना है, टाइम का एलसीएम लेना। टाइम का एलसीएम लेंगे तो आपका आंसर आ जाए। जैसे मान लीजिए सर ये वाला क्वेश्चन है, मुझे ये वाला क्वेश्चन करना है कि 3 घंटियां दे रखी है आपके पास, 3 घंटियां हैं, क्रमशः 6 सेकंड, 8 सेकंड और 10 सेकंड के अंतर पर बजती है। यदि वे एक साथ बजना प्रारंभ करती है तो कम से कम कितने समय के बाद वे फिर एक साथ बजेगी, ये सवाल है। मैंने कहने का मतलब ये है कि 3 घंटियां हैं जो 6 सेकंड, 8 सेकंड और 10 सेकंड के अंतर पे बज रही है, तो वो घंटियां कितने सेकंड के बाद, एक बार दोनों को तीनों को साथ में बजा दिया, उसके बाद कितने सेकंड के बाद फिर एक साथ बजेगी? तो आप कहेंगे सर आप इन तीनों के जो टाइम है ना, का एलसीएम लीजिए। एक साथ बजने का जो समय होगा, एक साथ बजने का समय बराबर होगा एलसीएम ऑफ 6, 8, 10, इन सब का एलसीएम। और अब जब आप इन सब का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? अब इन सब का आराम से आप एलसीएम निकाल लीजिए। तो आप कहेंगे सर देखिए मैं फैक्टर मेथड से बता देता हूँ। 6 का ये हो जाएगा 2 × 3, फिर 8 क्या होता है? तो आप कहेंगे सर 2 की घात 3। फिर इसी तरीके से 10 क्या होता है? 10 होगा 2 × 5। अब जब आप इनके एलसीएम लेंगे तो पहली बात तो सब में कौन है? 2 है, तो 2 की सबसे पावर ज्यादा कितना है? 2 की घात 3। ये हो गया 2 की घात 3। उसके बाद इसमें 3 है लेकिन इनमें नहीं है तो भी लिखना पड़ेगा ×3। उसके बाद इसमें 5 है लेकिन बाकी किसी में नहीं है, फिर भी लिखना है। एलसीएम में आपको फिर भी 5 को लिखना है। और अब आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 की घात 3 हो गया 8, 8 का 3 से गुणा करेंगे तो 24, और 24 का 5 से गुणा करेंगे तो 120। और 120 सेकंड के बाद, कहने का मतलब ये है कम से कम 120 सेकंड के बाद ये जो घंटियां हैं वो पुनः एक साथ बजेगी, दोबारा एक साथ बजेगी। और 120 सेकंड का मतलब क्वेश्चन वाले ने आंसर ऑप्शन में मिनट में दिया है, का मतलब 2 मिनट। यही हमारे इस क्वेश्चन का मतलब आपको एक बात अच्छी तरह समझ में आ गई। फिर जब भी इस तरह का सवाल आएगा, हमारे को दिए गए टाइम का एलसीएम ले लेना है, और दिए गए टाइम का जो एलसीएम होगा वही हमारा उनके पुनः वापस मिलने का कम से कम टाइम रहा होगा। आई थिंक आपको पूरी बात एकदम बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई। तो आप इसके अब जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। और अब हम आते हैं आपके सामने एक बहुत ही प्यारा सा फिर इस तरह का क्वेश्चन, कि सर एक सवाल में तो समझ में आएगा नहीं, तो इसका मतलब और क्वेश्चन करते हैं। तो और क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, और इस सवाल में क्वेश्चन वाला आपसे कह रहा है कि 3 विभिन्न चौराहों पर यातायात की बत्तियां क्रमशः 48 सेकेंड, 72 सेकेंड और 108 सेकेंड के बाद बदलती रहती है। आपने देखा होगा ट्रैफिक के ऊपर जो 3 तरह की लाइटें होती है, ग्रीन, येलो और रेड, तो उस तरह की लाइटों के बारे में बात की जा रही है कि वो
48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड के बाद बदलती रहती है, और यदि वे 8:20 और कुछ सेकंड नहीं है, 8:20 पर एक साथ बदले तो पुनः एक साथ कितने बजे मिलेंगी, ये सवाल है। तो पुनः एक साथ कितने बजे मिलेगी, इसके लिए आपको ये जो भी टाइम दिए गए हैं इन सारे टाइम का आपको एलसीएम निकाल देना चाहिए। तो इन सारे टाइम का मेरे दोस्त एलसीएम निकाल देते हैं हम लोग। और जब इन सारे टाइम का आप एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम क्या आएगा, जरा देखिए। तो इन सारे टाइम का एलसीएम, मैं इसको थोड़ा सा छोटा करके स्पेस बना देता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन पूरा दिखे। चलिए, तो अब इन सारे टाइम का जो एलसीएम आएगा वो क्या होगा, वो हम लोग निकाल लेते हैं। इन सारे टाइम का एलसीएम क्या आने वाला है, ठीक है। तो आइए, तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर क्वेश्चन आपको हो सकता है दिख नहीं रहा होगा, और बड़ा। चलिए, 3 विभिन्न चौराहों पर, तो आप क्या करेंगे, एलसीएम ले लीजिए। किन किन का एलसीएम लेना पड़ेगा आपको, 48। आपको एलसीएम लेना है 48 का, एक तो एक 72 का और एक 108 का। तो अब आप इनके गुणनखंड कर लीजिए, प्राइम फैक्टर बना लीजिए, या फिर आप भाग विधि से निकालिए। निकालना आपको एलसीएम ही है। तो जैसे आप 48 की अगर बात करेंगे तो ये होता है 16 इंटू 3, और 16 का मतलब होता है 2 की घात 4 इंटू 3। 72 का मतलब होता है 8 इंटू 9 72, और 8 को हम लिखते हैं 2 की घात 3, और 9 को लिखते हैं हम लोग 3 की घात 2। ठीक है। 108 का मतलब होता है, 108 का मतलब 36 गुणा 3, 36 गुणा 3, 36 का मतलब हुआ 9 गुणा 4। तो इसका मतलब ये हो गया कि 108 के जब आप गुणनखंड करेंगे तो ये आएगा 2 की घात 36 दूनी 72, 36 नहीं है 108, तो 2 इंटू 2 की घात 3 बने 8, और इस 9 3 की घात 2, 8 आ गया क्या, 8 इंटू 9 72 हो गया, नहीं आ रहा है। तो मतलब इसको चेंज करते हैं थोड़ा सा, 36 इंटू 3, तो 36 इंटू 3, 36 को लिखेंगे हम लोग 2 की घात 2 इंटू 3 की घात 2, और एक मिलकर हो जाएंगे 3, 27, 27 इंटू 4 108 होता है क्या, 128, बिल्कुल। तो ये हमारा सही है। सही का आपका जो फैक्टर बना वो बना 2 की घात 2 इंटू 3 की घात 3। अगर देखो आपको इसमें प्रॉब्लम लगे ना फैक्टर बनाने में, तो आप आराम से है ना ऐसे लिख के भाग विधि से कर लेना। आपको अगर एलसीएम लेने में दिक्कत आ रहा है तो आसान तरीका क्या है, 48, 72 और 108, आप इनको भाग विधि से कर लीजिए। गुणनखंड विधि अगर दिक्कत लगती है तो भाग विधि से भी आराम से बनेगा। जैसे इसमें सबसे छोटा, सबसे पहले 2 से भाग दिया, 2 से भाग इसमें कितनी बार, 24 बार, इसमें 2 से भाग 36 बार, इसमें 2 से भाग दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 54। फिर 2 से भाग जा रहा है, 2 से भाग दोगे तो आप कितनी बार जाएगा, आप कहेंगे सर 12, 18, और ये हो गया 27। फिर 2 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 6, यहाँ 9, 27 में भाग जाएगा नहीं। फिर 2 से भाग देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3, 9 में भाग नहीं जाएगा, 27 में भी नहीं जाएगा। फिर आप कहेंगे सर अब 3 का भाग दे देते हैं, 3 का भाग जाए इसमें एक बार, इसमें 2 बार, 3 तिया 9, 3 बार, और यहाँ पे 3 नम 27। फिर 3 का भाग दे दिया, अब यहाँ पे हो जाएगा 1 और यहाँ आ जाएगा 3। फिर 3 का भाग देंगे, 3 का भाग देंगे तो क्या होगा, अब सब एक एक आ जाएगा, और इन सब का जब आप गुणा करेंगे तो आपका एलसीएम आ जाएगा। तो आपको अगर एलसीएम निकालने में दिक्कत आ रही है तो आप भाग विधि से भी ऐसे करके एलसीएम निकाल सकते हैं। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर मुझे इसका एलसीएम मिल गया है, और वो एलसीएम क्या मिला, तो आप देखिए 2 की घात जो सबसे बड़ी है ना वो है 2 की घात 4, तो यहाँ से आएगा 2 की घात 4 इंटू 3 सब में है, और सबसे बड़ी घात कितनी है, 3 की घात 3। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 2 की घात 4 होता है 16, और 3 की घात 3 होता है 27। 16 का 27 से गुणा कर दो, तो 16 इंटू 7 112, 112 के 2 हासिल 11, 11 हासिल हो गया, और 16 दूनी 32, 32 में 11 हासिल जोड़ दो, तो 32 में जब आप 11 हासिल जोड़ोगे तो आ जाएगा 43।
आपका आंसर आएगा 432 सेकंड। तो आपने जो एलसीएम निकाला है ना वो आ गया 432 सेकंड। अब ये 432 सेकंड के बाद ये मतलब यातायात की जो बत्तियां है ना फिर एक दूसरे को वापस मिलेगी, वापस एक साथ बदलेगी। और एक साथ बदलेगी तो हमारे को तो समय निकालना है ना कितने बजे एक साथ मिलेगी। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको मिनट में बदल देते हैं क्योंकि सेकंड्स में ये। तो 432 को अगर आप मिनट में बदलना चाहते हैं तो आप कहेंगे सर 60 से भाग दे दो। तो 60 से जब इसमें भाग देंगे तो इसमें 7 बार पूरा पूरा भाग चला गया, 7 बार पूरा पूरा भाग चला गया तो 7 मिनट तो पूरा आ गया, 7 मिनट तो पूरा आ गया। एंड आगे जब बचा कितना, आप कहेंगे सर 7 का बार जब भाग गया तो 420 हो चुका था। 60 इंटू 7 420, और 420 में से 432 में से 420 जब आप घटाएंगे तो 12 बचेगा। इसका मतलब 12 सेकंड ये हमारे पास टोटल टाइम है। कितने माने 7 मिनट 12 सेकंड के बाद पुनः वापस वो मिलेगी। और जब पुनः मिलेगी तो पहली बार कब मिली थी ये, तो आप कहोगे सर 8:20 पर ये बत्तियां एक साथ बदली थी। तो अब इसके 7 मिनट 12 सेकंड के बाद बदलेगी। 7 मिनट 12 सेकंड इसमें जोड़ देंगे आप, तो आपका आंसर आ जाएगा 8:27 और 12 सेकंड पर ये घंटियां, ये बत्तियां पुनः आपको एक साथ बदलते हुए दिखाई देगी। और यही हमारे इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ए। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। आई होप कि आपको ये बात बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ जाए। चलिए, अब आपको ये बात समझ में आ गई है तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब दोस्तों, आप लोगों की एक बहुत सारी क्वेरी थी कि जो हम मैथ्स पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, क्या ये रीट में आएगी, क्या ये फर्स्ट ग्रेड में काम आएगी। तो मैं आपको बता दूं, हम यहाँ जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, उस टॉपिक को मेरी पूरी कोशिश है कि इन डिटेल और बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट पढ़ाया जाए। इसका मतलब इस बात की पूरी पूरी श्योरिटी है कि चाहे वो रीट का एग्ज़ाम हो या और कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हो, स्टेट गवर्नमेंट का हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, रेलवे का हो, वो सारे एग्जाम्स में जिनके अंदर ये टॉपिक्स आते हैं, मेरी पूरी कोशिश है कि मैं पूरा कंप्लीट आपको पढ़ा सकूं ताकि आपके एग्जाम में इससे बाहर कुछ भी ना आए। तो अगर आप रीट वाले स्टूडेंट हैं और आप इस मैथ्स को पढ़ रहे हैं और ये टॉपिक आपके सिलेबस में है, तो डेफिनेटली आपको फिर दूसरा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये मैं कंप्लीट पढ़ा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि हम पशु परिचर को पढ़ा रहे हैं इसका मतलब किसी कंटेंट से कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, टॉपिक को कम पढ़ाया जा रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो आपको कहीं चिंता करने की जरूरत नहीं, लगातार बने रहें, पढ़ते रहें, चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। हमारा फोकस जरूर पशु परिचर का है, उन स्टूडेंट्स को निकालना। लेकिन अगर आप किसी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी भी कर रहे हैं तो आपके लिए ये बहुत बेनिफिशियल क्लासेस हो रही होंगी और आपके एग्जाम में इससे बाहर नहीं आएगा। हम पूरा कंप्लीट पढ़ रहे हैं, आप देख रहे हैं हम किसी भी टॉपिक को नहीं छोड़ रहे हैं, वरना एलसीएम एचसीएफ एक दिन में भी खत्म हो सकता है। हमने इसको 4 लेक्चर में किया, इसलिए किया ताकि आपको पूरा अच्छी तरह से एक एक बात समझ में आए और किसी भी तरह का क्वेश्चन जब एग्जाम में आए आपसे बनना चाहिए और बहुत आराम से बनना चाहिए। तो इसीलिए बने रहें, लेक्चर को देखें और इन्हीं क्वेश्चंस को 5 बार कम से कम आप प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, सही प्रैक्टिस उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सही प्रैक्टिस के लिए ये क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ इन्हीं को प्रैक्टिस कीजिए ताकि जब आपके क्वेश्चन एग्जाम में आए तुरंत क्लिक कर जाए आपको क्या करना है। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन जो है इसमें भी आपके पास दिया हुआ क्वेश्चन वाले ने यही है कि 5 घंटियां एक साथ बजना प्रारंभ करती है 6, 7, 8, 9 और 12 सेकंड के अंतराल पर बजती है, तो कितने सेकंड के बाद पुनः एक साथ बजेगी। तो आप तुरंत कहेंगे सर आप एलसीएम ले लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आइए हम एलसीएम ले लेते हैं। तो अब एलसीएम हम 6, 7, 8, 9 और 12 आपकी चॉइस है। आप चाहे तो भाग विधि जो आपको छोटी क्लासेस में स्कूल में सिखाया जाता है, जो बबली मैडम सिखाती है, उसी भाग विधि से या तो आप सवाल को कर लीजिए या आप गुणनखंड विधि से कर लीजिए। दोनों आपके पास चॉइसेस है, मैंने आपको दोनों मेथड सिखा दिया है। तो मैं अभी आपको इस सवाल को बबली मैडम के मेथड से बताता हूँ।
आप 2 से सब में भाग दे दीजिए सबसे पहले, तो यहाँ आएगा 3, 7 में भाग जाएगा नहीं, यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ हो जाएगा 6। जिसमें भाग जा रहा है उसमें दे दो। फिर 2 से भाग दिया हमने, 2 से भाग दिया तो ये हो गया 3, 7, 2, फिर यहाँ पे हो जाएगा 3, सॉरी 9 में भाग जाएगा नहीं 2 का, यहाँ आ जाएगा 3। अब आप कहेंगे सर 2 का फिर भाग जा रहा है एक बार, फिर भाग दे दो, यहाँ 1, और बाकी सब में कोई चेंजेस नहीं हुआ, तो ये एज इट इज आ गए। फिर आप 3 का कहेंगे सर अब भाग जा रहा है, आप 2 का जा नहीं रहे, तो यहाँ 1, यहाँ 1 और यहाँ हो जाएगा 3। 7 में भाग जा नहीं रहे, अब आप 3 का फिर भाग देंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, फिर 1, 7, 1, 1, फिर 7 का भाग देंगे आप, 7 का भाग देंगे आप तो यहाँ आ जाएगा 1, और बाकी सब तो 1 1 था ही। इन सब का आप गुणा कर लीजिए, वही आपका एलसीएम हो जाएगा, माने वही आपका आंसर होगा। आपका एलसीएम नंबर क्या क्या थे, 6, 7, 8, 9 और 12। मेरे दोस्त इन सबका जो आपका एलसीएम आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 इंटू 3, 24 इंटू 3 हो गया 72, 72, और 72 को आपको 7 से गुणा करना है, 72 को 7 से गुणा करना है। 72 को 7 से गुणा करोगे तो 7 दूनी 14, 14 तो 4 हासिल 1, 7 7 49, 49 और 1 50। आपका आंसर आएगा 504 सेकंड। 504 सेकंड के बाद ये घंटियां पुनः एक साथ बजेगी, और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर, कम से कम 504 सेकंड के बाद बजेगी। हमारा ऑप्शन क्या हो गया, सही टाइप की। एक बार रीचेक कर लिया करो, रीचेक कर लोगे तो गड़बड़ नहीं होगा। देखिए तो इसमें क्वेश्चन में ऑप्शन गलत है, ऑप्शन होना चाहिए था 504, तो ये चारों ऑप्शन गलत है, गलत टाइप कर दिया हमारे कंप्यूटर महोदय ने। हम यहाँ पर इसको लिख देते हैं 504। आपका सही जो आंसर था वो 504 है। 504 सेकंड के बाद ये घंटियां पुनः वापस बजेगी। ठीक है, चलिए जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। आगे अब मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर 4 है, और ये 4 मैं चाहता हूं कि आपके लिए होमवर्क रहे। एज इट इज क्वेश्चन है ये, जो हमने पिछले क्वेश्चंस किए हैं ना, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, तो ये होमवर्क में रहेगा। आप इसको सॉल्व करके मुझे कमेंट करके आंसर बताइएगा। अगली क्लास में मैं आपको इसका सॉल्यूशन, यानी मैं इसका कंप्लीट जो परफेक्ट आंसर है वो आपको मैं बताऊंगा। क्वेश्चन बिल्कुल पुराना जो हमने पढ़ा था, एकदम वैसा ही क्वेश्चन है, कुछ भी अलग नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसा ही है, तो ये भी मुझे लगता है आपको होमवर्क में देना चाहिए। क्वेश्चन में क्या कहा गया, 4 घंटियां एक साथ बजने लगती है तथा बाद में क्रमानुसार 8, 9, 10 और 15 सेकंड के अंतर में बजने लगती है, तो कितने सेकंड के बाद पश्चात पहली बार चारों घंटियां फिर एक साथ बजने लगेगी। पहली बार चारों घंटियां एक साथ, एक बार चारों को एक साथ बजा के छोड़ दिया, अब अगली बार चारों कब एक साथ बजेगी ये पूछा गया। इसका मतलब आपको टाइम का एलसीएम लेना है, और जो आपका एलसीएम आएगा वही आपका आंसर। ये क्वेश्चन भी आपके लिए होमवर्क है। 5वां क्वेश्चन भी आप करके मुझे आंसर बताएंगे। 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में मिल चुके हैं। तो मुझे लगता है इस तरीके की जो आप घंटियों वाला क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है तो मेरे दोस्त आप आराम से बना लेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास हो गया है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हम लोग आगे हमारे सेकेंड टाइप की तरफ, मतलब 5th टाइप में, और उसमें कुछ एलसीएम एचसीएफ के कंबाइंड क्वेश्चन एक साथ मिक्सअप में क्वेश्चन करने वाले हैं, और कुछ कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे। तो हमारे पास अगला जो टाइप 5 है, तो उसमें मेरे दोस्त टाइप 5 में क्वेश्चन वाले ने ये सब इस तरह का दिया हुआ है। तो अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश करता हूँ, जरा उसको ध्यान से सीखिएगा। कॉन्सेप्ट ये है कि मान लीजिए कि आपके पास संख्याएं दे रखी है 4, और मान लेते हैं 6 है, और मैंने कहा कि जो 4 और 6 संख्याएं हैं ना, आप मेरे दोस्त इनका अनुपात बताइए, अनुपात बताना है। तो आप कहेंगे सर इसका जो अनुपात होगा, इनका जो अनुपात होगा ना, बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि जब आप इसको समझ जाएंगे ना, क्वेश्चन एकदम हलवा हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर अनुपात में दोनों एक कॉमन नंबर 2 से कटता है, 2 दूनी 4, और ये हो गया 2 तिया 6, कटने के बाद आपका अनुपात आ गया है
2:3। चलिए सर, बहुत अच्छा सर, बिल्कुल समझ में आ गया। कटने के बाद अनुपात आपका 2:3 है। माने जब भी हम अनुपात निकालते हैं ना, कॉमन नंबर से काट देते हैं। दोनों में जो हाईएस्ट कॉमन नंबर है उससे काट देते हैं, हाईएस्ट कॉमन नंबर से काटते हैं। ठीक है सर। काटने के बाद जो ये अनुपात आता है ना, इस अनुपात में मेरे दोस्त आप देखेंगे कि कॉमन कुछ भी नहीं आता है। इस अनुपात में कॉमन कुछ भी नहीं आता है। माने हम ये कहें कि इन दोनों नंबरों के बीच में क्या कॉमन आया, तो आप कहेंगे कुछ भी कॉमन नहीं आया। और जब कुछ भी कॉमन नहीं आता तो एक कॉमन आता है, क्योंकि एक से तो सब में भाग चला जाएगा। माने इन नंबरों में इनका कॉमन क्या नंबर आ सकता है, अनुपात में कॉमन जो नंबर आता है वो एक। बात में कॉमन नंबर एक होता है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, माने एक कॉमन आ रहा है। यहां तक बात समझ में आई। अब जरा सोचते, मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कि मेरे दोस्त आप मुझे 4 और 6 का एचसीएफ बताइए। आप कहेंगे 4 और 6 का एचसीएफ आएगा 2। यानी हम क्या कर रहे हैं कि जब अनुपात निकालते हैं ना मेरे दोस्त, जब हम अनुपात निकाल, हमने काटा क्या है, 2 से ही तो काटा है दोनों को, और एचसीएफ 2 आ रहा है। इसका मतलब जब अनुपात निकालते हैं तो उस अनुपात में हम लोग एचसीएफ से इन दोनों को काट देते हैं, एचसीएफ से इन दोनों को काट देते हैं, तो अनुपात आ जाता है। तो इसका उल्टा अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर अनुपात को एचसीएफ से गुणा कर दें, तो आपको मानते हो इस बात को कि संख्या आ जाएगी सर? बिल्कुल सर, इस बात को मानते हैं। बस यही मेरा कॉन्सेप्ट था और यही बात मुझे आपको समझानी थी कि जब अनुपात को एचसीएफ से गुणा करने पर करेंगे तब संख्याएं प्राप्त हो जाएगी। ये बड़ा काम का कॉन्सेप्ट है कि जब कभी भी आप अनुपात को एचसीएफ से गुणा कर देंगे तो वो आपकी संख्याएं आ जाएगी। मुझे लगता है आपको ये बात बिल्कुल अच्छे से समझ में आई होगी। अब हम इसका यूज कैसे करेंगे इन सवालों में, तो देखिए इन सवालों को हम सॉल्व करने की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन वाला कह रहा है कि 3 संख्याओं का एचसीएफ दिया हुआ है 12 और उन संख्याओं के बीच में अनुपात कितना है, 1:2:3। तो क्वेश्चन वाला कह रहा है संख्याएं क्या होगी। तो मुझे मेरे दोस्त ये बताइए, अगर आप संख्याएं निकालना चाहते हैं तो अभी तो हमने पढ़ा था कि अगर हम अनुपात को एचसीएफ से गुणा कर दें तो संख्या आ जाएगी। तो इसका मतलब अगर मैं 1 को 12 से गुणा कर दूंगा तो ये नंबर आएगा 12, यानी पहली संख्या कितनी हो जाएगी 12। अगली संख्या में फिर अगर मैं 12 से गुणा कर दूं तो 12×2 = 24, और अगले में इसमें अगर मैं अनुपात में 12 से गुणा कर दूं तो आप कहेंगे 36 आ जाएगा। और ये जो आपका 12 और 36 आया है, यही तो हमारी संख्याएं होंगी, और यही संख्या होंगी, मैंने यही हमारा आंसर है ना। आसान, एकदम हलवा। कॉन्सेप्ट सीखने के बाद एकदम आसान है कि सर अनुपात को अगर हम संख्या से गुणा कर दें, अनुपात को अगर एचसीएफ से गुणा कर दें सॉरी, तो आंसर क्या आ जाता है, संख्याएं आ जाती है। मुझे लगता है आपको बहुत अच्छी तरह से ये बात और ये कॉन्सेप्ट दोनों समझ में आ गई। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ जाए। चलिए अब हम आते हैं एक बहुत ही प्यारे और बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन आपकी सेवा में हाजिर है। और क्वेश्चन नंबर 2, इसमें आपसे ये कहा जा रहा है कि 3 संख्याओं का एलसीएम 36। 3 संख्याएं हैं जिनका एलसीएम दिया हुआ है, और एलसीएम दिया हुआ है 36, और उन संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है, अनुपात दिया हुआ है 1:2:3 के अनुपात में है। तो वो संख्याएं क्या होगी, तो आपसे क्वेश्चन वाला संख्याएं मांग रहा है कि वो संख्याएं क्या होगी। तो मुझे ये बताइए, हमको ये तो मालूम नहीं है कि संख्या किस कॉमन नंबर से कटी है, माने उनका एचसीएफ क्या होगा हमको मालूम नहीं है। लेकिन अगर एचसीएफ को इन संख्याओं से गुणा कर दिया जाए तो आप कहेंगे सर वो इन अनुपात से गुणा कर दिया जाए तो संख्याएं आ जाएगी। तो मुझे मालूम नहीं है कि तीनों किस कॉमन नंबर से कटे हैं, किसी ना किसी कॉमन नंबर से कटे होंगे तभी अनुपात आया है। तो मैं मान लेता हूं कि कॉमन नंबर x है, यानी इनका एचसीएफ x है। तो मानते हो आप ये नंबर कितना हो जाएगा, ये नंबर कितना हो जाएगा 2x, ये कितना हो जाएगा, यानी आपके पास जो संख्याएं हैं वो ये आ चुकी। संख्याएं क्या आ गई है, x
2x 3x, क्योंकि सारे कॉमन नंबर x कटे होंगे तो ये अनुपात आ गया होगा। यहाँ तक बात एकदम समझ में आ गई? हाँ सर, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे बताइए, आपको सवाल वाले ने एलसीएम दे रखा था, एलसीएम दिया हुआ 36। अब इनका एलसीएम कैसे निकालेंगे आप? तो आप कहेंगे सर एलसीएम निकालते समय जो सबसे पहले तो कॉमन आता है उसको लिख लेते हैं हम लोग। तो एलसीएम में सबसे पहले कॉमन क्या आ रहा है? तो आप कहेंगे सर पहले x लिख दीजिए, उसके बाद जो बचे हुए लोग हैं ना उनका गुणा कर लीजिए। कॉमन अब कुछ नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे 3 बचा। आप कहेंगे सर अब आप 1 गुणा 2 गुणा 3 ये कर लीजिए, यही आपका एलसीएम होगा। इन संख्याओं का एलसीएम ये होगा। फिर से समझने की कोशिश करिए, जब भी ऐसे एलसीएम लेना होता है तो हम क्या करते हैं? आप कहेंगे सर सबसे पहले जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन लिख लीजिए यहाँ पे, उसके बाद बचे हुए नंबरों का गुणा कर दीजिए, उसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, बिल्कुल 1 2 3 में कुछ भी कॉमन नहीं है, और वैसे भी अनुपात है तो उसमें कुछ कॉमन होगा नहीं। हमने इनका, समझ में आई बात? सर बिल्कुल आ गई। अब जब आप इनका गुणा करेंगे तो ये बनेगा 6, 6 का भाग दे दीजिए मेरे दोस्त, x की वैल्यू हो जाएगी 36/6। 36/6 का मतलब हो गया, कटने के बाद आंसर आ गया 6, आपका x आ गया 6। इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि आपका HCF आ चुका है 6। और अगर HCF 6 आ गया है मेरे दोस्त, तो HCF को अगर इनसे गुणा कर दें, अनुपात से गुणा कर दिया जाए तो संख्या आ जाएगी, या x का मान यहाँ रख दो तो संख्या आ जाएगी। तो आप कहेंगे सर अब संख्याएं जो है ना आपकी, जो संख्याएं आप ढूंढ रहे हैं वो संख्याएं हो जाएगी अब आपकी 6 एकम 6, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18। ये आपकी संख्याएं आने वाली है। यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। एकदम सिंपल है ना, हलवा क्वेश्चन है, कहाँ मुश्किल है। कॉन्सेप्ट बस लगाइए और कॉन्सेप्ट लगाने के बाद आपका आंसर आराम से आ जाएगा। कॉन्सेप्ट को सीखना है, और एक बार क्वेश्चन करते समय हो सकता है टाइम लगे, लेकिन जब प्रैक्टिस हो जाएगी ना तब आप क्वेश्चन को देखते ही फटाफट बिना पेन पेपर के ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा, है ना। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ते हैं आगे। और अगला क्वेश्चन मेरे दोस्त आपके सामने आपकी सेवा में ये रहा, और क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन वाले ने कि दो संख्याओं का एलसीएम 48 दिया हुआ है। एलसीएम आपके पास दो नंबर का दिया हुआ है 48। क्वेश्चन वाला कह रहा है कि यदि वे संख्याएं इस अनुपात में है 2:3 में, संख्याओं के बीच में अनुपात कितना है 2:3 का, तो सवाल वाला कह रहा है कि उनका योग कितना होगा, संख्याओं का योग कितना होगा, ये आपसे मांगा जा रहा है। तो मेरे दोस्त ये बताइए, अगर इनके बीच में 2 का 3 का अनुपात है तो संख्याएं कितनी हो जाएगी 2x और 3x। बिल्कुल सही है। अब मुझे क्योंकि इनका एलसीएम दिया हुआ है तो मैं इनका एलसीएम निकालूंगा। अब आप कहेंगे सर इनका एलसीएम हो जाएगा, सबसे पहले तो इनमें कॉमन आ रहा है x, वो लिख लीजिए, फिर जो कॉमन नहीं है वो मल्टीप्लाई में 2 गुणा 3 बराबर का 48। अब मुझे बताओ ये x हो गया, ये 2 गुणा 3 होता है 6, और 6 का इसमें भाग लगा देंगे तो ये बन जाएगा 48/6, और 6 से 48 कट जाएगा 8 बार, तो हमारा आंसर हो गया x की वैल्यू आ गई 8। x की वैल्यू 8 आ गई। सवाल वाले ने मेरे दोस्त मांगा क्या था? मांगा था संख्याओं का योग। तो अब मुझे बताओ अगर x का मान 8 है तो अब आपको नहीं लगता कि सर आप x का मतलब 8 है, इसका मतलब ये संख्या हो जाएगी 8 दूनी 16, ये हो जाएगी 8 दूनी 8 तियां 24, 16 और 24 को जोड़ेंगे आपका आंसर आ जाएगा 24। यही क्वेश्चन वाला आपसे डिमांड कर रहा था, संख्याओं का योग क्या होगा। संख्याओं का योग क्या आएगा 40 आ जाएगा, और इसीलिए हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर। एकदम आसान, एकदम हलवा क्वेश्चन है, लल्लू क्वेश्चन एकदम भैया लल्लू। चलिए पढ़ते हैं आगे, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 4। आपसे ये कहा जा रहा है कि तीन संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है 3:4:5 तथा इनका एलसीएम दिया हुआ है 24। एलसीएम दिया हुआ है 2400, तो इन संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ पूछा गया इसका। कितना आसान सवाल है देखिए, तीन संख्याओं का एलसीएम दिया हुआ है 2400, 2400
और संख्याओं के बीच में अनुपात दिया हुआ है 3:4:5, ये दिया हुआ है। तो ये तीनों संख्याएं किसी ना किसी कॉमन नंबर से कटने के बाद ही अनुपात आई होगी। वो कॉमन नंबर क्या है हमको तो पता नहीं है, हम मान लेते हैं वो कॉमन नंबर x है। तो हो गया 3x, ये हो गया 4x और ये हो गया 5x। अब मुझे बताइए इन सब का एलसीएम दिया हुआ है। आप कहेंगे बिल्कुल सर एलसीएम दिया हुआ है। एलसीएम दिया हुआ है तो सबसे पहले जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन लिख दीजिए। बाकी बचे हुए सब में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, 3 4 5 में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप अब यहाँ पर 3 4 5 को गुणा में लिखेंगे, तो यही गुणा कर लेते हैं ना। 4 3 12, 12 पंजे 60, इंटू में क्या आने वाला है 60 आने, और यहाँ पर हो गया ये 2400। अब ये 60 से आप भाग दे दीजिए मेरे दोस्त। जब आप भाग देंगे x की वैल्यू हो जाएगी 2400 बटा, और ये 0 से 0 कट गया, 6 से इसको काट दो, 6 चौक 24, आंसर आएगा 40, यानी x बराबर 40। और आपको तो मालूम है कि ये जो x आता है ना यही एक्चुअल में एचसीएफ होता है। सोचिए अनुपात को अगर हम एचसीएफ से गुणा कर दे तो संख्या आ जाती है। तो जो हमारे पास जो क्या हमने एचसीएफ जो आएगा वो कौन होगा, एक्स ही तो होगा, जो कॉमन आता है सब में, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आप कहेंगे बिल्कुल सर आप सही कह रहे हैं, तो मतलब एक्स का मान हमारा एचसीएफ ही क्वेश्चन वाले ने मांगा था। एक्स का मान आ गया आपका 40, माने एचसीएफ आ गया है। मुझे लगता है ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह से एकदम समझ में आया। बिल्कुल सर आया। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। दो संख्याओं का योगफल दिया हुआ है 384, उनका एचसीएफ दिया हुआ है 48, तो संख्याओं में अंतर क्या होगा, ये सवाल है। चलिए करते हैं। दो संख्याओं का योगफल है 384 और उनका एचसीएफ दिया हुआ है 48। क्या दिया हुआ है 48। क्वेश्चन वाला कह रहा है कि आप बताइए कि संख्याओं में अंतर क्या होगा। तो हम करते हैं सॉल्व। मान लेते हैं कि मेरे दोस्त हमारे पास जो संख्याएं दी हुई है उनका एचसीएफ। तो हम जरा मुझे एक बात बताइए, कॉन्सेप्ट सीखते हैं एक जरा सिंपल सा, कि योगफल देने का क्या मतलब है। दो संख्याओं का योगफल दे दिया है, एचसीएफ भी दिया हुआ है और कुछ दिया हुआ है नहीं। तो मान लेते हैं कि संख्याओं के बीच में अनुपात है A/B। यह हमने मान लिया, जस्ट इमेजिन के लिए मान लिया कि संख्याओं के बीच में अनुपात कितना है A/B। अगर इसको एचसीएफ से गुणा कर दिया जाए, एचसीएफ से गुणा कर दिया जाए तो आपको मालूम है संख्या आ जाएगी। क्या आपके पास आगे 48 से यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं। ये अनुपात हमने मान लिया कि अनुपात ये आया होगा, और अनुपात को जब हमने इनसे गुणा किया तो मेरे दोस्त संख्याएं आ गई 48 से 48 भी। अब क्वेश्चन वाला कह रहा है कि इन दोनों संख्याओं का योगफल 384 है। का मतलब ये हुआ कि 48A प्लस 48A 48B बराबर दिया हुआ है 300। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आप मुझे जरा ये समझाने की कोशिश करिए कि इनमें से 48 कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आप कहेंगे कॉमन आ रहा है, ये बच गया A+B बराबर 384। अब मैं कह रहा हूँ कि आप इस 48 से भाग दे दीजिए। भाग देंगे तो A+B मेरे दोस्त आएगा, 48 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 384/48। ध्यान से समझना, अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, समझना चाहिए इसको। जब आप इसका इसमें भाग देंगे कहेंगे सर 48 से 384 है ना, 8 बार में कट गया। 48 को 8 से गुणा करने पर 384 आ रहा है, 8 बार में कट गया। इसका मतलब A+B का मान आ गया आपके पास। लेकिन सर सवाल तो ये था ही नहीं, सवाल वाले ने तो ये बात मांगी नहीं। सवाल वाला तो आपसे ये जानना चाह रहा है कि संख्याओं का अंतर क्या होगा, अंतर के बारे में पूछ रहा है। और आप तो A+B ला के बैठे हो, आप इसका मतलब ये तो आंसर होगा नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। तब क्या करें। अब हमारे पास अगला जो तरीका है वो ये है कि अब यहाँ आके सोचते हैं। ए भी मालूम नहीं है तो हम यहाँ आके सोचेंगे ऐसे दो नंबर, ऐसी दो संख्याएं या ऐसी दो नंबर जिनका योग
8 हो तथा ए और बी जो हमने लिया था ना मेरे दोस्त, ये अनुपात लिया था, और आपको मालूम है अनुपात में कुछ भी कॉमन नहीं आता है, वन कॉमन आता है, सिर्फ वन, है ना, कुछ भी कॉमन नहीं आता है। तो आपको ऐसी दो नंबर लेने जिनका योग 8 हो तथा उनमें कुछ भी कॉमन ना हो, भी कॉमन ना हो, ये आपको सोचना। तो आप कहेंगे सर ऐसे नंबर कौन कौन से होंगे, तो आप पहले सोचिए कि दो संख्याओं को जोड़ने पर 8 कब कब आएगा। तो आप कहेंगे सर 1 ले लीजिए, 7 ले लीजिए, कुल 8 आ रहा है, सही है सर। 2 और 6 ले लीजिए। फिर एक बच्चा बोलेगा नहीं सर 2 और 6 आप नहीं ले सकते, आपने बोला उनमें कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए, माने वन कॉमन आना चाहिए, इसमें तो 2 कॉमन आ रहा है, मतलब आप ये नहीं ले सकते। फिर सर 3 और 5 ले लीजिए, 3 और 5 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद एक बच्चा बोला सर 4 और 4 भी तो 8 हो सकता है, लेकिन तुरंत किसी ने बोला कि नहीं सर 4 और 4 भी मत लीजिए, इसमें कॉमन एक 4 आ रहा है, जबकि हमको कॉमन 1 आना चाहिए। इसका मतलब ऐसे पेयर, ऐसी युग्म जो है ना, सिर्फ दो ही बने हमारे पास, एक तो 1 और 7 बना, और एक 3 और 5, जिनको जोड़ने पर 8 आता है, साथ में इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आता है। तो मान लेते हैं कि अगर 1 और 7 बना, तो अंतर निकालने की कोशिश करते हैं। तो आप ए की जगह क्या भर दीजिए 1, और बी की जगह 7, और फिर अंतर देखिए क्या आपके ऑप्शन में आया, क्या संख्याएं तो निकालनी थी, तो हमारे पास एक संख्या आ गई। एक बार मैं 48 को 7 से गुणा कर रहा हूँ, तो गुणा करूंगा तो 7 अट्ठे 56 से हासिल 5, 7 चौक 28 और 5, 28 और 5 हो गया 33। इसी तरीके से एक बार मैं 48 को गुणा कर रहा हूँ मेरे दोस्त 1 से, तो 48 से कम 48, और मुझे ये संख्याएं आ चुकी है, ये मेरे को क्या मिल गई है, संख्याएं मिली है। तो अब इनका अंतर मुझसे क्वेश्चन वाला मांग रहा है, तो अंतर निकाल के देखता हूँ ऑप्शन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इधर से एक हासिल लूंगा 16, 16 में से 8 घटाएंगे तो 8, यहाँ बच गया 2, 2 और 3 मिलके हो गए 32, और 32 में से 4 घटाएंगे तो 28। क्या ये ऑप्शन में है? आप कहेंगे बिल्कुल ऑप्शन में, आपका ऑप्शन हो गया सी, सी ऑप्शन आपका आ गया। अब आपके दिमाग में ये भी तो ख्याल आ रहा होगा ना कि सर ये क्यों नहीं हुआ, आप चेक कर लो, अगर इससे भी ऑप्शन में आ जाए तो गड़बड़ है मामला, इससे अगर ऑप्शन में नहीं आ रहा है तो मतलब सिर्फ यही आंसर होगा, यानी क्वेश्चन वाले ने 1 और 7 लिया। तो आप 3 और 5 भी रख के चेक कर सकते हो, तो मैं एक बार चेक करके आपको बता देता हूँ। 3 और 5, 3 और 5 जब आप लेंगे और इसमें रखेंगे 48 में, तो आप कहेंगे सर 48 × 5 बराबर होगा 8 पंजे 40, 0 हासिल 4, 5 चौक 20 और 4 हो जाएगा 24। फिर आप कहेंगे सर 48 × 3 कर लीजिए, 8 तियाँ 24 के 4 हासिल बचेगा 2, 4 तियाँ 12 और 2 तो 44 से घटाएंगे तो ये हासिल लिया हमने 10, 10 में से 4 घटा दिया 6, फिर बचा 23, 23 में से 14 घटाएंगे 9, आंसर आ जाएगा 96। और 96 हमारे ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए ये भी आंसर नहीं होगा, सिर्फ संख्या क्या होगी 1 और 7। तो कुल मिला के अब आप कहोगे सर इतना लेंदी, इतना लंबा हम क्वेश्चन एग्जाम में क्यों करेंगे, बिल्कुल मत करिए, आसान तरीका है ना। आप तो जो भाई एचसीएफ दिया हुआ है तो संख्या लिया आपने, तुरंत ये अनुपात लिया, अनुपात से संख्याएं आ गई, संख्याओं का योग दिया हुआ है, जोड़ा, सीधे a प्लस बी आ गया। अब तुरंत आप यहाँ पे सोचेंगे कि अनुपात हमने ए और बी लिया था, तो अनुपात में तो कुछ भी कॉमन नहीं आता है, इसका मतलब हमको ऐसी दो संख्या सोचनी है जिनका योगफल कितना आ जाए 8 आ जाए। तो ऐसी संख्या 1 और 7 मिल गई, 1 और 7 और 3 और 5, इसके अलावा कोई है नहीं, ये इसमें रख के और तुरंत आप चेक कर लीजिए। तो ये सब करने में आपको कितना टाइम लगेगा, मुश्किल से 30 या 40 सेकंड, लेकिन प्रैक्टिस होने के बाद, प्रैक्टिस होने के बाद मुझे धीरे धीरे करके पूरा इसलिए सॉल्व करना पड़ा ताकि आपको एक एक बात समझ में आए हम ऐसा कर क्यों रहे। मुझे लगता है कि आपको पूरी अच्छी तरह से बात समझ में, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अब आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और मुझे लगता है कि अब एलसीएम और एचसीएफ में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आपसे एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे। तो अब आप जिस भी बुक को फॉलो करते हैं, पढ़ते हैं, उन किताबों से या जो भी आपके पास नोट्स पड़े हैं उनके नोट्स के क्वेश्चन करिए। अब आपसे आराम से एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन बन जाएंगे। और अगर आपको कहीं और के नोट्स से क्वेश्चन नहीं करने हैं
तो हमने जो क्वेश्चन किए हैं इन्हीं की बार बार प्रैक्टिस कर लीजिए, एग्जाम में इससे बाहर नहीं आने वाला। बहुत सारे क्वेश्चन करने की बजाय बहुत कम क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करना ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।